हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम फिर लौट चुके हैं फाइनली एक मैथ्स के चैप्टर के साथ। बच्चे मुझे मैसेज कर करके बोल रहे थे, सर आप फिजिक्स ही कर रहे हो, आप मैथ्स करो। तो ठीक है भाई, आज हम एक मैथ्स का चैप्टर लेके आए हैं जो मेरे सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बच्चों के लिए सेम है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम और कोई टाइम बर्बाद किए बगैर हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बचा लो, नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। भैया इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सीधी भाषा में मैथ्स में whenever you come across the word like equation, it means anything which contains equal to का साइन। किसी भी चीज के पास अगर इक्वल टू का साइन होता है ना भैया, तो वो बन जाती है इक्वेशन। तो सर अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो क्या? अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। But the moment I put equal to का sign there, so then it will become an equation. So ये बात तो सिंपल है भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इक्वल टू का साइन तो होने वाला है, ये तो फिक्स हो गया ना। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका पावर जो होता है, टू बी मोर प्रिसाइज, जिसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है। जिसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो 2 होता है। So quadratic equation is something which will have only one variable, and variable's highest power would exactly be equal to 2. जो वेरिएबल होगा उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्टली 2 होगा। उसको मैं बोलता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन बनी जिसके पास होगा इक्वल टू का साइन, जिसके पास कितने वेरिएबल होंगे? एक वेरिएबल होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। नाउ इफ आई टेल यू दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c equal to 0. सर व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड फॉर्म? भैया स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है दिस इज हाउ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड लुक लाइक। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह दिखनी चाहिए। ठीक है। इफ यू कैन सी इन दिस, इट कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल व्हिच इज x, एंड वेरिएबल का जो पावर है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2। तो यहां पे जो ये a, b और c है, it could be any number. To be more precise, it could be any real number. भैया ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट वेरिएबल कितने होने चाहिए? वेरिएबल एक ही होने चाहिए। वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? वेरिएबल का पावर जो है वो एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो उसको मैं बोलता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा समझ आ रहा है? चलो फिर देखते हैं। तो भैया ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था। चलो मैं एक केस अज्यूम कर रहा हूं, मैं केस एक 1 अज्यूम कर रहा हूं, जहां पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि भैया मेरा c 0 है। भैया मेरा c 0 है, तो अगर इस इक्वेशन के अंदर c 0 है तो फिर बचेगा क्या? बचेगा ax square plus bx equal to 0। ax square plus bx equal to 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर c का वैल्यू 0 होता है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ या ना? सर नहीं है सर, क्योंकि सर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोला सर, इसमें तो c मिसिंग है। नहीं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सबसे पहले मैंने बोला कि किसी भी इक्वेशन को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है तो बेसिक नेसेसिटी है भैया एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो as long as this equation has one variable and variable's highest power is equal to 2, it is known as quadratic equation.
ठीक है, चलो ये तो आपने अग्री कर लिया सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 हो सकता है। ठीक है, चलो भैया दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखते हैं। अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि भैया मेरा b 0 है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा b 0 है। बच्चा लोग अगर b 0 है तो 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो कहना है ये वाला पूरा पार्ट उड़ गया। अगर ये वाला पूरा पार्ट उड़ गया तो बचेगा क्या, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ सर, अभी हमको समझ गया सर, अभी हमको समझ गया। आपने बोल दिया एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। तो जब तक ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सही है, सही है, सही समझा है तुमको, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलो एक और केस अज्यूम करते हैं। केस 3 में अज्यूम कर रहा हूं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भैया a का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 0 है। अगर a 0 हो गया बच्चा लोग, अगर a 0 हो गया तो कहना से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। So we'll be left with only bx plus c equal to 0. bx plus c equal to 0. In this case, I will not ask you because now I have to answer. In this case, it will not be a quadratic equation because though it contains only one variable, but variable's highest power is not 2. क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 नहीं है, और दो उसके पास वेरिएबल तो एक ही है, बट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 ना होके 1 है। तो भैया ये क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ये बनेगी लीनियर, ये बनेगी लीनियर। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस जब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके अंदर एक कंडीशन मैंने डाल दी अभी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। कभी भी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो देन दिस इक्वेशन वोंट बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a 0 हो गया तो ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? चलो तुमको इतना समझ में आ रहा है तो एक लास्ट केस कर ही लेते हैं भैया, कर ही लेते हैं। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं b और c दोनों 0 है। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि b और c दोनों 0 है। अगर b और c दोनों 0 है तो कहना है ये दोनों टर्म ही खत्म हो गए, तो बचेगा क्या? बचेगा ax स्क्वायर इक्वल टू 0। ax स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्या ये क्वाड्रेटिक है? सर पता नहीं सर। मैं बोलूं सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सर, कैसे? अरे भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, और वो कंडीशन है कि उसके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। खत्म, फिनिश, स्टोरी फिनिश। तो यहाँ पे इफ यू कैन सी एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, ये फिर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी। तो भैया हमने सीखा क्या? हमने ये सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज समथिंग व्हिच कंटेन्स वन वेरिएबल एंड वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2। वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर इज एग्जैक्टly equal to 2. Then that equation is known as quadratic equation, and the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, where a should not be equal to 0, because अगर a 0 हो जाएगा तो equation quadratic रहेगी ही नहीं। And when I say this is the standard form, इसका मतलब है कि कोई भी quadratic equation इस तरीके से दिखनी चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो भाई ये तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा इंट्रो दिया ना। मैथ्स में एक और फैक्ट होता है कि भैया x का या किसी भी वेरिएबल का जितना पावर होता है ना, उसके उतने ही आंसर आते हैं। किसी भी वेरिएबल का जितना बड़ा पावर होगा या जितना पावर होगा उसके उतने ही आंसर आएंगे।
टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन, जो हमने अभी भी पढ़ रखा है, हमने 9th में भी पढ़ा था, हमने 8 में भी पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर होता है 1, इसीलिए मुझे वेरिएबल का एक ही आंसर आता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का पावर होता है 2, तो हमें x के कितने आंसर मिलेंगे? हमें हमेशा x के 2 आंसर मिलेंगे, हमें हमेशा x के 2 आंसर मिलेंगे। अगर क्यूबिकल होता, ऐसे अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 होता, तो मुझे वेरिएबल के कितने आंसर मिलते हैं? 3, ठीक है। तो मैथ्स में अपने को ये याद रखना है कि वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, उस वेरिएबल के उतने ही आंसर आएंगे। तो इस चैप्टर में whenever we are going to solve any quadratic equation, we will always get 2 different answers for the given variable. Not necessarily true that हर क्वेश्चन में x ही एज अ वेरिएबल दे रखा होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है, पर जो भी वेरिएबल दिया होगा उस वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे, उस वेरिएबल के कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे, ठीक है। सो ये तो रहा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात। अब जैसे मैंने बोला I'm sorry यार, बहुत सर्दी हो रही है मुझे। तो जैसे मैंने बोला कि मैथ्स के अंदर वेरिएबल के जितना बड़ा पावर होगा, मुझे हमेशा उतना ही आंसर आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर व्हाइल सॉल्विंग मुझे वेरिएबल के कितने आंसर आने वाले थे? 2। अब वो जो 2 आंसर मुझे मिलते हैं ना, उसको मैं बोलता हूं सॉल्यूशन और रूट और जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत सारे नाम है भाई, बहुत सारे नाम है। Whenever I'll be solving quadratic equation, I will get 2 different answers for a given variable. Those 2 answers are known as solution of quadratic equation or roots of quadratic equation or zeros of quadratic equation. भैया एग्जाम में तो कुछ भी दे सकते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि तीनों का मतलब सेम ही है। हमको पता होना चाहिए कि तीनों का मतलब सेम ही है, चाहे सॉल्यूशन बात करो, चाहे रूट्स बात करो, चाहे जीरो बात करो, तीनों का मतलब सेम ही है। सो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, मुझे 2 डिफरेंट आंसर आए, वो दोनों डिफरेंट आंसर को मैं बोलूंगा सॉल्यूशन, या तो रूट्स या तो जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है ना? अभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, और वो मुझे पूछ रहे हैं कि भैया बताओ कि वो पर्टिकुलर वैल्यू उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, वो पर्टिकुलर वैल्यू उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तुमको समझेगा नहीं, चलो हम एक एग्जांपल के फॉर्म में करते हैं। फॉर एन एग्जांपल x square plus 5x plus 6 equal to 0. If you notice this equation carefully, it is a quadratic equation, क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अरे एक ही तो रिक्वायरमेंट है भैया, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, 2 है। तो अब उन्होंने बोला है कि प्रूव करो, यू हैव टू प्रूव दैट x का वैल्यू -2, x का वैल्यू इज -2, वो इस इक्वेशन का रूट है, तो कैसे प्रूव करेंगे? अगर कोई भी वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होती है, या सॉल्यूशन होती है, या जीरो होती है, तो वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करनी चाहिए। और मैथ्स में बच्चा लोग सैटिस्फाइंग का मतलब होता है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू योर LHS शुड बी इक्वल टू RHS। उस वेरिएबल का वैल्यू जब मैं इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन योर LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अगर LHS और RHS सेम हो गया, तो मैं बोलूंगा x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब उन्होंने बोला कि प्रूव करो x इक्वल टू -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो मैं क्या करूंगा? आई वुड से पुट x इक्वल टू -2, तो जहां पे x दिखेगा वहां पे मैं -2 रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर बना 4, 5 इंटू -2 -10 प्लस 6, अब 4 प्लस 6 बना 10,
10 minus 10 which is equal to 0 which is equal to RHS. तो since LHS is equal to RHS, since मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आई है, तो आई वुड से भैया x इक्वल टू -2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो जब इसके ऊपर एग्जाम में तुमको एमसीक्यूज आते हैं ना, बड़े सिंपल होते हैं, तुमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। वो तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे, 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे बताओ कि ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। हमें करना कुछ भी नहीं है, हमें पेन भी हाथ में नहीं लेनी है, हमको सिर्फ वो वैल्यू इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। जिस ऑप्शन की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद LHS और RHS सेम हो गए, भैया वही ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर है, वही ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? तो भैया ये हुआ क्या, मैंने इस वैल्यू को प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन की रूट है, इस इक्वेशन की रूट है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं और एक अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो क्या आएगा। अब वो बोलेंगे मैं ये इक्वेशन को रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, आपके लिए रेफरेंस के लिए मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं। x स्क्वायर प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ x इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ सो एंड सो इक्वेशन, फाइंड a। मतलब अब उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया भैया कि x इक्वल टू -2 जो है वो इसका रूट है, वो इसका रूट है। तो यहाँ पे जो अननोन है ना a, मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि x का वैल्यू -2 इसका रूट है, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं। अगर उन्होंने मेंशन करा है मतलब LHS इज ऑलरेडी इक्वल टू RHS, है ना, LHS is already equal to RHS। तो मैं करूंगा क्या, मैं सीधा x का वैल्यू -2 इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं बोलूंगा कि since x equal to -2 is the root of given quadratic equation, therefore put x equal to -2। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x का वैल्यू -2 रखूंगा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग, this would be -2 का स्क्वायर प्लस a into -2 प्लस 6 equal to 0। -2 का स्क्वायर बना 4, a into -2 is -2a प्लस 6 equal to 0। 4 और 6 बना 10, 2a माइनस था वहां चला गया प्लस, राइट, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ गया डिवाइड, काटा मैंने, a का वैल्यू आ गया 5, जो हम सबको पहले ही पता था कि a का वैल्यू 5 आने वाला है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। तो मैंने एक ही समय में तुमको दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन समझा दिए। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे गिवन वैल्यू दी होगी और तुमको ये प्रूव करना है कि वो रूट है कि नहीं। सिंपल है, उस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे और LHS और RHS सेम आना चाहिए। दूसरा, वो ऑलरेडी रूट है ऐसा दिया हुआ है और इस इक्वेशन के अंदर कोई भी एक अननोन दिया रहेगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन बोथ द केसेस मेथड इज सेम। In both the cases, method is same. You just have to substitute that particular value in the equation, and you have to solve it accordingly, and you will get the value of the given unknown. समझ में आ रहा है? तो यहाँ से मेरा टेक अवे पॉइंट क्या है? यहाँ से मेरा टेक अवे पॉइंट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा मुझे दो आंसर आएंगे, बिकॉज उसका पावर 2 है। वो जो दो आंसर आएंगे उसको मैं बोलूंगा सोल्यूशन, रूट या तो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो तीनों चीज है जो कि एक ही है, सॉल्यूशन, रूट या जीरो, ये हमेशा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी। मतलब योर LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस तरीके से दिखनी चाहिए, राइट। नाउ सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, मुझे पता है कि x की मुझे दो वैल्यू आने वाली है और वो मुझे फाइंड करनी है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। ऐसे तो 3 होते हैं, पर तुम्हारे पोर्शन में सिर्फ 2 ही तरीके हैं, तो हम 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, जो सबसे पहला तरीका है जो हमने बचपन में भी सीखा हुआ है, दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ऑलराइट। अब यहाँ पे एस लिखो, जेड लिखो, अलग अलग डिक्शनरी में अलग अलग यूज है, ठीक है। सो सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। सो विल सी टुडे हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम वही इक्वेशन लेते हैं जो थोड़ी देर पहले ली थी, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। भैया स्टेप्स फिक्स है, इसके स्टेप्स फिक्स है, मैं जो बोलने वाला हूं दिमाग में बिठा लो। एक बार दिमाग में बिठा लिया फिर तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हर बार हर कोई इक्वेशन को तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। स्टेप नंबर वन, you just have to note down the coefficient of the first term। coefficient of first term, जिसको coefficient नहीं पता भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे नहीं कर सकता हूं, मैं बता रहा हूं coefficient भी क्या होता है। अरे कोएफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी वेरिएबल के आगे उससे चिपक के खड़ा रहता है। किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर है तो वो उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। तो सर यहाँ पे तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है सर। अगर नंबर नहीं दिख रहा है मतलब 1 है भैया, अगर नंबर नहीं दिख रहा है तो मतलब वो 1 है। तो मेरा पहला स्टेप था कि नोट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1। दूसरा स्टेप, नोट डाउन द लास्ट टर्म अलोंग विद द साइन। नोट डाउन द लास्ट टर्म अलोंग विद द साइन, तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म है अलोंग विद द साइन दैट इज +6। Once you get the coefficient of first term and the last term along with the sign, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। So 1 into +6 मेरे को देगा भैया +6, 1 into +6 मेरे को देगा +6। अब +6 के नीचे ऐसी दो ट्रायंगुलर शेप में लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी भैया, कर दी। अब तुमको +6 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं, सॉरी जिसके टेबल में 6 आता हो, जिसके टेबल में 6 आता हो। So you have to find the factors of +6 in such a way that it should satisfy two conditions. That it should satisfy two conditions. कौन सी कंडीशन है सर? 6 के ऐसे दो फैक्टर निकालो जिनका एडिशन तुमको मिडिल टर्म देगा, जिनका एडिशन तुमको मिडिल टर्म देगा एंड जिसका मल्टीप्लिकेशन वापस तुमको +6 देना चाहिए, जिनका मल्टीप्लिकेशन वापस तुमको +6 देना चाहिए। Once you get the correct factors, you have to replace the middle term by those correct factors. You have to replace your middle term with those correct factors. सी भैया मुझे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है, मैं बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे ज्यादा कैलकुलेशंस भी आती नहीं है, ठीक है। तो मैं हमेशा करता क्या हूँ ना, आई ऑलवेज स्टार्ट विथ 1, ठीक है, मैं हमेशा 1 से शुरू करता हूँ। बट यहाँ पे हिंट क्या है पता है, एक ट्रिक क्या है, जो तुम्हारा बीच वाले टर्म का साइन होगा ना वो तुम्हारे बड़े वाले फैक्टर का साइन होगा, जो तुम्हारे बीच वाले टर्म का साइन होगा वो तुम्हारे बड़े वाले फैक्टर का साइन होगा। बिकॉज व्हेनेवर आप फैक्टर फाइंड करोगे तो एक बड़ा एक छोटा होगा, इक्वल भी होगा, बट ऐसे सम्स तुमको आएंगे नहीं। तो whenever you're finding a factor, ठीक है, whenever you're finding factors, you will always get two numbers out of which one will be bigger and other will be smaller. तो sign of bigger factor will always be same as sign of middle term. Had it been minus here, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस होता भैया, ये माइनस होता। तो अभी मैंने जैसे बोला कि 6 के तुमको दो फैक्टर फाइंड करने हैं जो दो कंडीशन सैटिस्फाई करनी चाहिए। पहला, एडिशन ऑफ दोस फैक्टर्स शुड गिव मी द मिडिल टर्म एंड मल्टीप्लिकेशन अगेन शुड गिव यू दिस नंबर दैट इज +6। सिंस आई डोंट नो मच ऑफ द नंबर्स तो आई ऑलवेज स्टार्ट विद 1। अच्छा, 1 के टेबल में 6 का भी आता है, 1 6 तो 1 और 6 में बड़ा कौन है? 6। तो भैया उसका साइन तो फिक्स हो गया, उसका साइन तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूं, तो भैया 6 और 1 के साथ मैं करूं क्या? 6 और 1 के साथ मैं करूं क्या कि मेरे को 5 आए? तो भाई मेरे को माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब 6 और -1 5 तो दे रहा है, यस, 6 और -1 5 दे रहा है, यो मेरे को आ गया।
गलत है भाई, गलत है, क्योंकि मैंने बोला था दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तुम बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए कि भाई इसको मैंने ऐड कर दिया, मुझे 5 तो आ गया। बट क्या मल्टीप्लिकेशन पे वापस ये नंबर मिल रहा है, वो तो चेक ही नहीं किया। देखो ना, +6 इंटू -1 क्या देगा, -6, और मेरे पास क्या है, +6, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्या देर कर रहे हो, जल्दी से करो, हमको तो आ रहा है। अरे भैया ये सम इजी है, ये तुमको आ रहा है, बाकी जब मैं करूंगा तब नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, ठीक है। सो ये तो फिक्स हो गया भैया, 6 और 1 तो है नहीं, 6 और 1 तो है नहीं, तो भैया 1 के बाद आता है 2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 सा, तो 3 बड़ा है, 3 प्लस ले लिया, 2 का मुझे पता नहीं है, 2 माइनस ले नहीं सकता, क्योंकि 3 माइनस 2 करूंगा तो 1 देगा, मुझे चाहिए 5, तो मैंने ले लिया +2। नाउ इफ यू कैन सी, +3 + 2 विल गिव मी 5, दोनों को मल्टीप्लाई करो, +3 इंटू +2 विल गिव मी +6। यो मतलब मेरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। Once you get the correct factor, you just have to replace the middle term with those correct factors using the same variable. Using the same variable, यहाँ पे वेरिएबल है x, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो भैया यहाँ पे हो गया x² + 3x + 2x + 6 = 0, समझा यहाँ तक। अब ये दोनों में कॉमन क्या है भैया, ये दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है x, तो ब्रैकेट में बचा x + 3, ब्रैकेट में बचा x + 3। जो ब्रैकेट तुमको यहां आया है वो सेम ब्रैकेट तुम यहां लिख दो, जो ब्रैकेट तुमको यहां आया है वो सेम ब्रैकेट यहां लिख दो। अब इसको थर्ड टर्म से कंपेयर करो, यहां पे x है और यहां पे +2x है, तो x के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि +2x आएगा, +2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अक्सर तुम क्या करते हो ना, जब कॉमन लेने जाते हो तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ब्रैकेट के अंदर के टर्म अलग हो जाते हैं, या तो साइन अलग हो जाता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि जब तुम कॉमन निकालोगे तुमको दो ब्रैकेट मिलेंगे एंड द टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट हैज टू बी सेम, इवन देयर साइंस हैज टू बी सेम, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो मेरे को ब्रैकेट यहाँ मिला वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, फिर उसको मैंने थर्ड टर्म से कंपेयर करा, मैंने थर्ड टर्म से कंपेयर करा, यहाँ पे x था, यहाँ पे +2x था, तो मुझे +2 मिला। ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो तुम ये दोनों से भी कॉमन ले लो। अगर ये दोनों से कॉमन लोगे तो दोनों में +2 कॉमन है, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 3, मैंने दोनों बता दिया। अब थ्रू आउट में क्या कॉमन है बच्चा लोग, थ्रू आउट में क्या कॉमन है, थ्रू आउट में कॉमन है x + 3, तो बचेगा क्या, यहाँ से बचा x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। Now can you see there are two brackets which are getting multiplied and their answer is coming as 0. Do you know that one entire bracket is considered as a single number? नहीं सर, अरे भैया अगर तुम ब्रैकेट ओपन कर दोगे ना, फिर अंदर तुम रामायण महाभारत लिख दो और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दो, वो पूरा ब्रैकेट सिंगल नंबर कंसिडर होगा। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट है मतलब दो नंबर है, बीच में कोई भी साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन है और आंसर 0 है। जब कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं और अगर उनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 है, दैट मींस वन ऑफ द नंबर हैज टू बी 0, दैट मींस वन ऑफ द नंबर हैज टू बी 0। यहाँ पे मेरे को पता ही नहीं है कौन सा नंबर 0 है, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि भैया या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा या तो x + 3 = 0 होगा या तो x + 2 = 0 होगा। तो यहां से 3 वहां चला गया तो x का वैल्यू होगा -3 या x का वैल्यू होगा -2। जैसे मैंने बताया था कि x के हमेशा दो आंसर आएंगे, तो यहाँ पे आंसर आ गया है x = -3 और x = -2। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। So this is how we have to solve any quadratic equation by factorization method। ठीक है, ठीक है। अभी तो ये एक ही एग्जांपल था, बड़ा बेसिक था, ठीक है। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें सब आता है, चलो भाई थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं भाई, चलो देखते हैं। सो इट इज 7x² - 13x + 6 = 0।
7x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। भैया रूल क्या था? रूल था नोट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 7। देन नोट डाउन द लास्ट टर्म अलोंग विद द साइन। लास्ट टर्म अलोंग विद द साइन इज प्लस 6। फिर मल्टीप्लाई करो तो 7 into प्लस 6, 7 6 मुझे देगा प्लस 42। अब प्लस 42 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन मेरे को माइनस 13 देगा। बीच वाला टर्म माइनस है, बड़ा वाला टर्म माइनस होगा। आई नो बहुत सारे जनों को तो आ भी क्या रहेगा, जो अभी तक सोच रहे हैं मैंने क्या सिखाया, जब नहीं आता ऑलवेज स्टार्ट विद 1 एंड ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 के टेबल में 42 कब आएगा? 1 42 जा, तो 1 और 42 को अगर मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कभी 13 देगा? सर नहीं देगा, रूल्ड आउट। 2 के टेबल में 42 आता है, 2 21 जा, 2 और 21 से कभी 13 मिलेगा? नहीं सर, रूल्ड आउट। 3 के टेबल में आता है 3 14 जा, 3 और 14 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 13 तो आ ही नहीं सकता, रूल्ड आउट। 4 के टेबल में सर जाता नहीं, 5 के टेबल में जाता नहीं, बचा 6। 6 के टेबल में आता है 6 7 जा, चलो देखते हैं 6 और 7 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं 13 आएगा? अरे आ रहा है ना, आ रहा है। तो 6 और 7 में बड़ा कौन है? 7। तो भैया 7 माइनस है वो तो फिक्स हो गया। अब 6 यहाँ पे प्लस हो नहीं सकता क्योंकि प्लस कर दूंगा तो माइनस 7 प्लस 6 मुझे देगा माइनस 1, मुझे चाहिए माइनस 13। तो लेट्स से मैंने माइनस 6 लिया। अब मेरे को बचपन में सिखाया है मेरी मैडम ने कि माइनस 7 माइनस 6 इज माइनस 13, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है विद द साइन ऑफ माइनस। एक कंडीशन सैटिस्फाई हुआ। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो भैया, सो माइनस 7 इंटू माइनस 6 मेरे को देगा प्लस 42। तो दोनों कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, तो भाई रिप्लेस करो। तो रिप्लेस करो तो क्या हो जाएगा? इट इज 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो भैया इसके अंदर कॉमन क्या है? इसके अंदर कॉमन है 7x, तो बचा क्या? यहाँ से x बचा, यहाँ से 1 बचा, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है? नहीं आता, मेरा वाला मेथड करो। यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करो तीसरे टर्म से। यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस 6x है, क्या नहीं है? माइनस 6 नहीं है, लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब थ्रू आउट में कॉमन क्या है? x माइनस 1, बचा क्या? 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका आंसर 0 आ रहा है भैया। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे को मिला बच्चा लोग x का वैल्यू 1 आया। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा 6/7। इसका आंसर आएगा 6/7। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ठीक है भाई। अभी भी तुमको लग रहा है कि बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, तो चलो मैं एक और सम कराता हूं, एक और ही सम सही, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, एक और ही सम सही। देखो भैया 6x स्क्वायर प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 31x। 6x स्क्वायर प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 31x। बच्चा लोग इतना तो बात याद रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तब तक मुझे बड़ा पेन होगा, ठीक है। तो अगर मुझे मेरा पेन खत्म करना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं तो 31x को मुझे यहां लाना होगा, तो वो हो गया माइनस प्लस 40 इक्वल टू 0। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अब देखेंगे बड़ा नंबर है किसको आता है पहले। कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज 6, लास्ट टर्म इज 40, तो 6 into प्लस 40 मेरे को देगा 240। 240 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन मुझे देगा माइनस 31, ठीक है। बीच वाला टर्म माइनस है, चलो भाई बड़ा वाला नंबर भी माइनस होगा। बोलो बोलो बोलो, जो देख रहे हैं बोलो, ठीक है। जो मेरे साथ है हम करेंगे हमारा वाला मेथड। 1 से शुरू करो, तो 1 और 240, 1 के टेबल में 1 240 जा होता है, 31 आएगा कभी? नहीं आएगा सर, रूल आउट। 2 के टेबल में 2 120 जा, 31 आएगा कभी? नहीं आएगा सर। 3 के टेबल में 3 80 जा, 3 और 80 से 31 आएगा? नहीं आएगा सर। 4 के टेबल में 240,
4 60 जा नहीं आएगा सर। 5 के टेबल में 5 48 जा नहीं आएगा सर। 6 के टेबल में 6 40 जा नहीं आएगा सर। 7 से जाएगा नहीं। 8 30 जा नहीं आएगा सर। 8 और 30 जा नहीं आएगा सर। 9 के टेबल में जाएगा नहीं। 10 के टेबल में जाएगा। 10 into 24 उससे ये आएगा नहीं आएगा सर। तो सर आएगा कैसे? आएगा कैसे? अरे आगे करते रहो, गिव अप क्यों कर रहे हो? 11 के टेबल में जाएगा नहीं। 12 into 20 12 और 20 से 32 तो आ सकता है, 31 नहीं आ सकता। 13 के टेबल में वो जाएगा नहीं। 14 के टेबल में वो जाएगा नहीं। 15 के टेबल में वो जाएगा। 15 into 16 करो, देखो नहीं आता। 240 को 15 से डिवाइड कर लो भैया, ये हो गया 15 16 जा होता है 240। ठीक है, अब 15 और 16 में बड़ा नंबर है 16, वो हो गया माइनस। छोटा नंबर है 15, ऑब्वियसली प्लस हो नहीं सकता, हो गया माइनस। -16 -15 देगा मुझे -31। -16 into -15 मुझे देगा +240। मेरे फैक्टर्स करेक्ट है भैया, रिप्लेस कर दो। तो ये हो गया 6x स्क्वायर -16x -15x +40 = 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है? दोनों 6 और 16 दोनों 2 के मल्टीपल्स है और मैं x भी कॉमन निकाल सकता हूं, तो 2x। तो ब्रैकेट में बचा 3x -8। अब मैंने भैया चुपचाप 3x -8 वहां लिख दिया, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है मुझे। अब इसको थर्ड से कंपेयर करो, बाहर -15x है, यहाँ पे 3x है। 3x को मुझे -15x बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? -5 से। तो थ्रू आउट में अभी कॉमन है 3x -8 बचा 2x -5 विच इज इक्वल टू 0। ना अभी 3x -8 इज इक्वल टू 0 और 2x -5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा 8/3 और x का वैल्यू आएगा 5/2। x का वैल्यू आएगा 5/2। समझा सबको? नंबर बढ़ा, नंबर जब बड़ा हुआ तो सब लोग कंफ्यूज हो गए, है ना? तो बस अगर ऐसे करोगे 1 1 1 से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, पर वो आएगा जरूर, आएगा जरूर। क्लियर है ना? चलो एक और सम करेंगे, हम लोग डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं। चलो एक और सम करते हैं। एक और सम है भैया, √3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6√3 इक्वल टू 0। 1 मिनट में खाली क्वेश्चन वापस वेरीफाई कर देता हूँ। √3x स्क्वायर लिखा, 11x लिखा, प्लस 6√3 लिखा। अब इसको तुमको सॉल्व करना है। सर अभी तो मुझे फैक्टराइजेशन समझ आ रहा था, अभी आप रूट भी लेके आ गए सर। अरे करो यार, सिंपल है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपना रूल फॉलो करते जाना है और कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म हियर? कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म हियर इज √3। व्हाट इज द लास्ट टर्म हियर? 6√3। मल्टीप्लाई करो, √3 into √3 मेरे को देगा 3 into 6 मेरे को देगा 18 देगा, है ना? आई एम श्योर सबको पता है 9th स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम, एक ही रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रूट चला जाता है, सिर्फ अंदर का नंबर बचता है। तो √3 into √3, एक ही रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट की साइन उड़ गई, बचा सिर्फ अंदर का नंबर, दैट इज 3। सो √3 into √3 is 3 into 6 18। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 18 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 11 देगा और मल्टीप्लिकेशन वापस 18 देगा। अरे सर बड़ा सिंपल था ये तो, 9 2 जा, अरे वाह 9 2 जा, बड़ा जल्दी बता दिया भैया। सो इट इज +9 + 2। सो ये होगा √3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 दैट इज इक्वल टू 0। सर यहां तक तो समझ गए सर, अभी तो पंगे शुरू हुए सर। अब कॉमन कैसे निकाले? देखो यहाँ पे x को छोड़ के कुछ और कॉमन ही नहीं है।
और अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में आएगा वो यहाँ पे नहीं आने वाला। तो हम करें क्या सर, करें क्या भाई, एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, ये जो नंबर्स हैं उसको रूट में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। ये जो नंबर्स है उसको मैं रूट में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूं। देखो कैसे। सर आप क्यों कर रहे हो? अरे भाई तभी तो कुछ कॉमन निकलेगा, नहीं तो कॉमन ना निकले। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या किया। सो इट इज √3x स्क्वायर। कैन आई राइट 9 as 3 into √3 the whole square x? कैन आई राइट दैट? √3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा लोग? 3 3 का कितना होएगा? 9। आपने ऐसा ही क्यों किया? अरे मुझे भी नहीं पता, मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि कुछ तो कॉमन निकले। ठीक है, अभी 2 को अभी तो सबको पता रहेगा, 2 को कैसे लिखूं? √2 the whole square into x, राइट? बट सर यहाँ पे तो √2 है ही नहीं, अरे पास 6 तो है, 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 the whole square into 3 √3 equal to 0। √2 का स्क्वायर होगा 2, 2 3 6 √3 समझ में आ रहा है? सो देखो अभी क्या होगा, अरे इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, सॉरी मैं थोड़ा ओवर स्मार्ट बन गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही लिखता हूं, फिर देखते हैं कि कुछ होता है क्या। ठीक है, अब यहां से बच्चा लोग √3x मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा क्या? x प्लस 3 बचा, √3 स्क्वायर मतलब 2 बार था तो एक √3 बच गया। ये सेम मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, x प्लस 3 √3 दैट इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो भैया, यहाँ पे x है, यहाँ पे प्लस 2x है, तो प्लस 2 बाहर ले गया, थ्रू आउट में x प्लस 3 √3 कॉमन लिया तो बचा √3x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब तो हमें आता है सर, सो x प्लस 3 √3 इक्वल टू 0, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से मिला x इज इक्वल टू -3 √3 और यहां से मिला x इज इक्वल टू -2/√3, जिसको मैं अगर रैशनलाइज्ड फॉर्म में लिखूं तो ये -2 √3/3, मतलब मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया तो मेरे को मिलेगा -2 √3/3। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं ये मेथड यहीं पे खत्म कर रहा हूं, पर एक सम मैं दूंगा तुमको, कि तुम उसको सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि तुमको आ रहा है कि नहीं तो मुझे उसका सॉल्यूशन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सिंस हम रूट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम रूट का ही एक सम देंगे। यहाँ पे एक सम है, हाँ चलो सिंपल वाला देते हैं, होमवर्क के फॉर्म में एक सिंपल वाला सम देते हैं, दैट इज कहा गया 4√5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2√5 इक्वल टू 0। माइनस, कंफर्म कर लूं मैं, हाँ सही है, -2√5 इक्वल टू 0। तो बच्चा लोग ये तुम्हारे लिए आज का होमवर्क है, घर से एक बार बैठ के सॉल्व करो, लगाओ दिमाग कि तुमको आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा फैक्टराइजेशन मेथड आज खत्म होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो नाउ वी गोना टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जिसको इस साइन से भी डिनोट करते हैं, ये जो ट्रायंगुलर साइन है जिसको पढ़ते डेल्टा है, एक ग्रीक लेटर है जिसको हम पढ़ते डेल्टा है। तो भैया डिस्क्रिमिनेंट है क्या? डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हेन आई से नेचर ऑफ रूट्स मतलब टू फाइंड आउट दैट व्हाट काइंड ऑफ रूट्स does any quadratic equation have। सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्या बड़बड़ कर रहे हो? रुक जा भैया, बता रहा। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अभी तुमने मेरे लास्ट सम में देखा, नहीं देखा तो थोड़ा सा रिवाइंड करो, थोड़ा सा पीछे ले लो कि रूट्स में मेरे को आंसर आए थे। रूट्स आर नथिंग बट इर्रेशनल नंबर।
ठीक है। उसके पहले हमने नंबर्स देखा था तो रैशनल नंबर आंसर आ रहे थे, मतलब रियल नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। तो मुझे डेल्टा की वैल्यू से या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से मुझे ये पता चलेगा कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास, सॉरी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कौन से टाइप ऑफ रूट्स है, मतलब क्या उनके रूट्स रियल नंबर होंगे या रियल नंबर्स नहीं होंगे, वो मुझे फाइंड करना है। सर कैसे फाइंड करेंगे, सर कैसे फाइंड करेंगे? ये जो डिस्क्रिमिनेंट या तो डेल्टा है, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी वैल्यू से हम ये डिसाइड करते हैं कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। एग्जाम्पल पहला कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू एग्जैक्टली 0 आए तो मैं बोलूंगा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे। रियल मतलब रियल नंबर्स, अरे रियल नंबर्स मतलब फादर ऑफ ऑल नंबर्स, पापा ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। जो भी नंबर मैं सोचता हूँ वो सारे रियल होते हैं। तो इक्वल मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर x का वैल्यू 2 है यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 होगा, पर ये पॉसिबल कब होगा? जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू एग्जैक्टली 0 है। दूसरी कंडीशन है कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब मेरे जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। कुछ बुक्स में उसको डिस्टिंक्ट भी लिखते हैं, कुछ बुक में उसको डिस्टिंक्ट भी लिखते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, मतलब अगर मेरे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव आया, अगर वो पॉजिटिव आया तो मेरा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। एंड कंडीशन नंबर 3, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेसर देन 0 आया तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स मतलब भाई उसको मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो तुमको लिमिट स्टैंडर्ड में आएगा। तो अभी मुझे लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू नेगेटिव है, देन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव नो रियल रूट्स एंड देन इट वोंट बी सॉल्वेबल, उसको मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये तीन कंडीशन याद रखनी है। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac दैट मींस योर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। उसके बाद अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, जिसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। और अगर लेसर देन 0 है भैया तो इट विल हैव नो रियल रूट्स, तो उसके रूट्स जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। एक क्वेश्चन अक्सर आता है आपकी प्रीलिम्स में और बोर्ड एग्जाम में, वो बोलते हैं कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्हेन द रूट्स विल बी रियल। कौन से केस में रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे? ऑप्शन ए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी b स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0, ऑप्शन सी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ऑप्शन डी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये तो मतलब सर इसमें तो कितने आंसर है सर? मुझे तो लग रहा है सर ए और सी है। जैसे आपने सिखाया कि अगर इक्वल टू 0 है तब भी रियल रूट्स है, मतलब सी। जैसे आपने सिखाया कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तब भी रियल है, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, सही बोल रहे हो। और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो सारी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। इस केस में मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, ठीक है। तो कभी भी तुमको ये भी याद रखना है, अगर उन्होंने सिर्फ रियल मेंशन करा है तो मैं यहाँ पे एक चौथा केस भी ऐड कर देता हूं कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। समझ आ रहा है? ठीक है। वीडियो को तुम पॉज कर सकते हो और कॉपी कर सकते हो, मैं साइड में खड़ा हूं, ठीक है। फिर इसके बेसिस के ऊपर हम कुछ सॉल्व करते हैं।
इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लो तो ज्यादा अच्छा होगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मेरे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है या फॉर्मूला है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे कैसे? बड़ा सिंपल है। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। We'll get the value of a, b and c and then we'll substitute in this. अरे यार तुमको हर चीज में डेमो देना पड़ता है यार, देख लो, कोई सुनता ही नहीं है। देखो तो भाई जैसे कि मेरी इक्वेशन है सेम हमारी फेवरेट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। वो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ? मैं इसको कंपेयर करूंगा मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे b का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 6 है। सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या बनेगा? सो दैट इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, 25 माइनस 24, आंसर आया 1। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मुझे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है तो उसको मैं कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म से, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ a b and c एंड देन विल फाइंड इट यूजिंग द फॉर्मूला। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बेसिस के ऊपर हम सम सॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, मुझे सम भी ढूंढना पड़ेगा। सी मैं सम यहीं से ले लेता हूं, बुक के अंदर से ले लेता हूं। सम इज 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी इस क्वेश्चन में बोला है कि द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के पास रियल एंड इक्वल रूट्स है, तो तुमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी ऑल नो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल एंड इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है। जब b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है ना। तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा। सो कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा लो, a का वैल्यू आया 3, b का वैल्यू आया k, c का वैल्यू आया 3। since given equation has real and equal roots, so therefore b square minus 4ac must be 0। तो वो 0 होगा ही। b का वैल्यू है k, तो ये बना k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इक्वल टू 0। सो दैट इज k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। 36 वहां गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो भाई k का वैल्यू जो होगा वो प्लस और माइनस 6 होगा, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट प्लस 6 भी होता है और माइनस 6 भी होता है। इस चैप्टर में whenever we are finding square root, you should always write two sides, because इस चैप्टर में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्लस भी पॉसिबल है माइनस भी पॉसिबल है, तो you should consider both the values। तो यहाँ पे मुझे a का आंसर मिला है प्लस और माइनस 6। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ये कॉपी करो, मैं अगला सम करता हूँ, कॉपी करो। Alright, we'll go to the next one now। हम लोग अगले सम पे जाते हैं। ये तो बड़ा बेसिक सम था ना, हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं।
Now the next sum is x square minus, मैं बुक ही हाथ में पकड़ लेता हूँ, x square minus 2k plus 1 into x plus k square equal to 0. Again the given equation has real and equal roots. Again the given equation has real and equal roots. We have to find the value of k. As we have done it in the last sum, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. सो कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equal to 0. If I compare, value of a will be 1, value of b will be minus bracket में 2k plus 1, value of c will be k square. Clear है? Now since given equation has real and equal roots, therefore b square minus 4ac will be 0. Now b का वैल्यू क्या बचा लो, minus 2k plus 1 the whole square. आई होप ये समझा मैंने क्या किया. minus 4 into 1 into k square that is equal to 0. बच्चा लोग, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो लोग गलतियां करते हैं वो यही करते हैं, ठीक है. अब जब मैं ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो बचेगा क्या, बचेगा 2k plus 1 the whole square minus 4k square equal to 0. Now this is of the form a plus b the whole square. तो भैया लगा दो, तो ये बना a स्क्वायर, ये बना b स्क्वायर, ये बना 2 into a into b minus 4k स्क्वायर equal to 0, है ना. अभी 2k स्क्वायर बना 4k स्क्वायर, ये बना प्लस 1, ये बना प्लस 4k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0. 4k स्क्वायर और ये दोनों कट गए, है ना. 1 प्लस था वहां चला गया भैया, हो गया -1. 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां चला गया, हो गया डिवाइड. तो k का वैल्यू आ गया k इक्वल टू -1/4. अगर आप देखोगे हर सम में हम कर सेम ही रहे हैं, हर सम में हम करीब सेम ही कर रहे हैं, है ना. एक और सम करेंगे फिर हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है. एक और सम करेंगे. सम नंबर 3 देखते हैं. सम नंबर 3 थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है. इट इज x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0. ठीक है. 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0. अगेन given quadratic equation has real and equal roots, we have to find the value of k. Same again, we're gonna compare it with standard form, which is ax square plus bx plus c equal to 0. बच्चा लोग कंपेयर करा, a का वैल्यू आया मुझे 1, b का वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. x से x कट गया, बचा क्या, -2 into 1 plus 3k. c का वैल्यू आया 7 into 3 plus 2k. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है ना. since given equation has real and equal roots, so therefore b square minus 4ac should be 0. b square minus 4ac should be 0. b का वैल्यू बच्चा लोग -2 into 1 plus 3k the whole square minus 4 into a का वैल्यू है 1, c का वैल्यू है 7 into 3 plus 2k that is equal to 0. Now again just like last sum, मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन करूंगा, स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, -2 का स्क्वायर होगा 4 into 1 plus 3k. और मेरे पास दूसरा और एक आइडिया है. मैं 2 को अंदर भेज रहा हूं, मैं माइनस को बाहर ही रख रहा हूं. सो दिस कैन बी रिटन एज
2 प्लस 6k द होल स्क्वायर, ये बना 28 इंटू 3 प्लस 2k दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अभी ओपन करो ब्रैकेट, तो ये आ गया 2 प्लस 6k द होल स्क्वायर माइनस 28 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, है ना? अब दिस इज ऑफ द फॉर्म a प्लस b द होल स्क्वायर, तो भैया ये बना 4, ये बना 36k स्क्वायर, 6 12 24, और ये बना 24k। ओपन द ब्रैकेट, ये होगा 84, ये होगा माइनस 56k इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मैं इसको यहां सॉल्व कर रहा हूं, आई होप इट इज विजिबल। तो देखो ये दोनों लाइक टर्म है, तो ये होंगे सबट्रैक्ट, ये भी लाइक टर्म है, ये होंगे सबट्रैक्ट, तो बचेगा क्या? इट वुड बी 36k स्क्वायर 24 माइनस 56, 24 माइनस 56 मुझे देगा माइनस 32k, 4 माइनस 84 मुझे देगा माइनस 80 इक्वल टू 0। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k खुद ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, पर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा। इफ यू सी ऑल दिस नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 4, राइट? तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा ताकि इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। तो अभी मैं बोलूंगा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी 9k स्क्वायर, दिस वुड बी 8k, दिस वुड बी माइनस 20 इक्वल टू 0, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब भैया 9 इंटू माइनस 20 इज माइनस 180, माइनस 180 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन माइनस 8 देगा, बीच वाला टर्म माइनस, तो बड़ा वाला नंबर माइनस। सिंपल है, 18 10 माइनस 18 प्लस 10 मेरे को माइनस 8 देगा, माइनस 18 इंटू प्लस 10 मेरे को माइनस 180 देगा। रिप्लेस करो, सो 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू 0। यहां से मैंने 9k कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया k माइनस 2, जैसे मैंने सिखाया k माइनस 2 यहां पे भी लिख दो, कंपेयर करो, बाहर आया प्लस 10, थ्रू आउट में k माइनस 2 कॉमन है, बचा क्या? 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। सो भैया k माइनस 2 इक्वल टू 0 और 9k प्लस 10 इक्वल टू 0। सो k का वैल्यू आया 2 और यहाँ पे k का वैल्यू आया माइनस 10/9, माइनस 10/9। तो अगेन मुझे k की दो वैल्यू मिली है। अरे बाप रे, सब ऐसा था, सॉरी बच्चा लोग, ऐसा, ठीक है? तो मुझे k की दो वैल्यू मिली है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सम था, आई होप समझ में आया है ना? फटाक से कॉपी करो, वीडियो को पॉज करो, मैं साइड में हट जाता हूं, फटाक से कॉपी करो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई एम श्योर आपने वीडियो पॉज करके कर ही लिया होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सम मैं आपके लिए दे रहा हूं, वो आपको होमवर्क करना है। बच्चा लोग प्लीज ऑनेस्टी के साथ होमवर्क करो यार, होमवर्क करोगे तो आपका क्लियर हो जाएंगे सारे कंसेप्ट और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? तो एक सम मैं दे रहा हूं जो तुमको खुद से करना है, ठीक है? ये जो सबसे डिफिकल्ट वाला सम था वो मैंने करा दिया है। एक होमवर्क सम है आपके लिए, एक इस कंसेप्ट के ऊपर एक होमवर्क सम है, सेम कंसेप्ट है, ठीक है? नाउ लेट मी सी कौन सा सिलेक्ट करूं? n plus 3 this is n plus 3 into x square minus 5 minus n into x plus 1 equal to 0, ठीक है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे को n की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड n, ठीक है? ये कोशिश जरूर करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज राइट डाउन दिस सम।